हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां की ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें। हम लोग आगे करने जा रहे हैं बाढ़ नियंत्रण चैप्टर 6 के खंड 6 का लास्ट चैप्टर इकाई है, जो लास्ट पार्ट है। पूरा ज्योग्राफी क्लास का अंतिम पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा आज। हम लोग ज्योग्राफी को आज टाटा बाय बाय गुड बाय कर देंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से हम लोग सारे चैप्टर का सॉल्यूशन करते जाएंगे और सारे चैप्टर का आंसर भी करते जाएंगे। कह रहा बाढ़ में, कह रहा बाढ़ क्या है? बाढ़ एक विनाशकारी प्रकृति आपदा है, लेकिन इससे होने वाली तबाही से भी बचा जा सकता है। अगर देखा जाए, बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे होने वाली तबाही से भी क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है। अधिकतर बाढ़ संभावित क्षेत्रों का पता है। देखा जाए तो अधिकतर बाढ़ संभावित क्षेत्रों का पता है और बाढ़ के मौसम का भी पता है। आजकल आपदा की सूचना कुछ समय पूर्व में ही मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो आजकल आपदा की सूचना है जो कुछ समय पहले मिल जाते हैं, आपदा आने के कुछ समय पहले। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आपदा आता था तब पता चलता था कि हाँ आपदा आ गया। इससे राहत पाने के लिए अथवा जोखिम कम करने के लिए हम सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करें। अगर देखा जाए तो इसमें कि जोखिम कम करने के लिए हम सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का और मानचित्र तैयार कर सकें। इस क्षेत्र में भू उपयोगी पर नियंत्रण रखें। इस क्षेत्र में क्या कर सकता है? भू उपयोगी पर नियंत्रण रख सकते हैं। किस तरीके से हम भूमि को उपयोग कर सकते हैं? इन क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास योजना की अनुमति देने के पूर्व बाढ़ से बचाव कार्य निर्धारित किया जाना चाहिए। कह रहा इन क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास योजना की अनुमति देने से पूर्व बाढ़ के बचाव की निर्धारित किया जाए। कोई भी बड़ा परियोजना बनाने से पहले उस एरिया में देख लिया जाए कि इस एरिया में बाढ़ आने वाला नहीं है। यदि बाद में मान लीजिए अब बहुत बड़ा परियोजना लागू किए, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिए। अब बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, उस एरिया में बाढ़ आते रहता है बार बार, और वो हॉस्पिटल बना दिया, चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। क्या उस हॉस्पिटल में कोई इलाज करवाने के लिए जब पहुंच पाएगा, जा पाएगा? नहीं। वो परियोजना क्या हो जाएगा? सफल होगा या विफल हो जाएगा? विफल हो जाएगा। इसलिए कहा जाए कि उस एरिया में कोई भी बड़े परियोजना लाने से पहले उस आबादी वाले या उस क्षेत्र में बाढ़ का निर्धारण देख लीजिएगा कि बाढ़ आता है उस क्षेत्र में या नहीं आता है। शहरी क्षेत्रों में तालाबों, झीलों अथवा निचले क्षेत्रों में जलधारक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में तालाबों, झीलों अथवा निचले क्षेत्रों में जलधारण क्षेत्रों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और जल जमाव वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो भवन निर्माण के कार्य नहीं होने चाहिए। आवास के लिए ऊंचे सुरक्षित स्थान का चुनाव करना चाहिए और भवनों का निर्माण कंक्रीट निर्मित खंभों पर किया जाना चाहिए। यही कारण कि आवास के लिए ऊंचे सुरक्षित स्थानों का चुनाव करना चाहिए, ऊंचा सुरक्षित स्थानों का चुनाव करना चाहिए और भवनों का निर्माण कंक्रीट निर्मित खंडों से करना चाहिए। ऐसा खंड से जो कंक्रीट से बना हो, जो मजबूती हो, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मजबूती हो जिसमें। आवास के लिए ऊंचे सुरक्षित स्थानों का चुनाव करना चाहिए और भवनों का निर्माण कंक्रीट निर्माण खंभों से किया जाना चाहिए। साथ ही मकान के चारों ओर नींव के पास रेत से भरी बोरियों को रखना बेहतर होता है। यही कारण है। साथ ही मकान के चारों ओर देखा जाए नींव के पास रेत के भरी बोरियों को रखकर बेहतर तरीक़ा से देखा जाए कि जहाँ पर मकान बना कंक्रीट है वहाँ पर क्या चीज़ मकान में चारों तरफ क्या चीज़ मकान के चारों तरफ बाढ़ आने वाला संभावित एरिया है, वहाँ पर रेत के बोरियों भर के चारों तरफ रख दिया जाए, क्योंकि नुकसान में पहुँचाएगा तो रेत की बोरी को नुकसान पहुँचा पाएगा, ना कि किसका नुकसान पहुँचा पाएगा? बिल्डिंग की, इमारत के, या कह सकते घर को नुकसान पहुँचा पाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों का विकास करने से बाढ़ की प्रवणता को कम किया जा सकता है। देखा जाए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों को विकास करने से बाढ़ की प्रवणता को कम किया जा सकता है। बाढ़ की प्रवणता मतलब कहने का मतलब जो बाढ़ आता है, प्रमाणित है जो बाढ़ आ रहा है, किस तरीका से आ रहा है, उस सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। मृदा क्षय को भी नियंत्रण किया जा सकता है। अब मृदा और क्षय को भी क्या किया जा सकता है? नियंत्रण किया जा सकता है। नियंत्रण मतलब कुछ मिट्टी को कटाव होने से भी रोका जा सकता है। बाढ़ वाले इलाकों को इस विधि से हम लोग रोक सकते हैं।
साथ ही वन क्षेत्र पशु आहार उपलब्ध कराने तथा जैव विविधताओं को संरक्षण देने में बहुत सहायक होता है। यही कारण है कि वन क्षेत्र में पशु आहार को उपलब्ध कराने एवं जैव विविधताओं को संरक्षण देने से बहुत सहायक होता है कि किस प्रकार के हम जैव विविधताओं को संरक्षण दे सकते हैं और किस प्रकार के जैव विविधताओं को हम बचा सकते हैं। नदियों के दोनों तटों पर तट बांध इम्बैंकमेंट का निर्माण करने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो नदियों के दोनों तट पर बांध बनाने से क्या चीज़ होता है, बांध का निर्माण करने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा सकता है। जहाँ से जैसे नदी जा रहा है, इस प्रकार से दो नदी जा रहा है, बार बार यहाँ से नदी कट जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाए, बांध मजबूत बांध बना दिया जाए, जिससे अगर बारिश का पानी आएगा, नदियों में प्रवाह ज़्यादा होगा तो इस जगह पर ना कटे और पानी सीधे नदी के रास्ते बहाव होकर चला जाए। साथ ही इन क्षेत्रों में नली नालों का विस्तार हो, जिससे जल्द से जल्द पानी निकला जाए और इनसे सिंचाई का भी काम लिया जा सके। और साथ ही ऐसे जल्द पानी का निकास किया जाए, जो पानी का जो बाढ़ वाला पानी आया इस तरीक़ा से निकासा जाए कि उसको इकट्ठा भी किया जाए, झील तालाब नहर में पैनों में इकट्ठा करके सिंचाई के काम में ही पानी को भी क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। पर्वतीय भागों में नदियों के ऊपर बांध और पृष्ठभाग जलाशय का निर्माण जल को नियंत्रित ढंग से छोड़ने एवं तली से सिल्ट जमाव को साफ करके बाढ़ की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। करा पर्वतीय भागों में नदियों के ऊपर क्या किया जाता है, बांध और पृष्ठ जलाशय का निर्माण किया जाता है। जल के नियंत्रण ढंग से छोड़कर तली में सिल्ट जम जाता है, जिसके कारण क्या किया जाए, संभावित कम किया जा सकता है। इस सिल्ट को जमाव करके जैसे बाढ़ बुलसल नहीं समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये नदी है, नदी से यहाँ कटाव हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे पानी जल गया, तो यहाँ पर क्या सिल्ट को क्या कीजिए, जमा कर दिए। इस सिल्ट को जमा करने से संभावित है कि अब पानी का बहाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ से पानी कम निकल पा जाएगा, जिससे उस वाले इलाकों में पानी जाने से बच सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहर का जाल बिछाकर बाढ़ से विभिन्न विनाशकारी को न सिर्फ कम किया जा सकता है वरन इससे सिंचाई का काम भी लिया जा सकता है। वो सर न समझ पाए, इसको भी समझाने का प्रयास कीजिए। हम देखिए कहने का मतलब नदी हो, नदी इस तरीका जा रहा है, यहाँ से इसे मुड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे नहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर से बार बार टूट रहा है तो यहाँ से नहर निकाल दीजिए, और नहर निकाल के इस तरीके से नहर को घुमावदार बनाकर इसको फिर इसी नदी में ही जोड़ दीजिए। फिर एक आध और नहर बना दीजिए, जिससे क्या होगा, नदी का पानी जो ज़्यादा अधिक मात्रा में बह रहा था, इस कम मात्रा में आकर इस नहर में आ जाए, फिर आगे जाकर इकट्ठा हो जाए, जिससे क्या किया जाता है, नहर को ज़्यादा से ज़्यादा नहर निकाला जाए, जिससे क्या होगा, पानी नदी में पानी की मात्रा कम जाएगा और आगे जाने वाले पानी या नदी कह सकते हैं, आगे जाने वाले ज़मीन के या क्षेत्र को बाढ़ से ग्रसित होने से बचा सकते हैं या बच सकता है। बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध की भी सहायक होती है। नदियों की धाराओं में सुधार तथा नदियों की वैकल्पिक मार्गों के निर्माण द्वारा भी इस समस्याओं का समाधान संभव है। अगर देखा जाए तो बाढ़ से निदान करने के लिए इसे क्या बनाना चाहिए, रिंग बनाना चाहिए। रिंग करने का मतलब क्या चाहिए, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से नदी है, नदी इस तरीके से आ रहा है तो नदी को इस तरीके से घुमावदार बनाना चाहिए, इस तरीके से घुमावदार नदी बना दीजिए जानबूझ के। इसका क्या होगा, इसका जो प्रेशर होगा घुमावदार बनेगा तो नदी का बहाव हो जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा, और नदी का बहाव कमने से क्या हो जाएगा, इसकी जो जल धारण क्षमता जो तेज़ी से निकल रहा है वो जल धारण क्या है, धीरे धीरे से निकलने लगेगा। बाढ़ में फसलों को भी काफ़ी नुकसान होता है। हरा भरा खेत एवं कभी कभी तैयार फसल लगभग जलमग्न होकर नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ की फसलों में कभी कभी होता नुकसान हो जाता है। हरा भरा खेत तथा कभी कभी तैयार फसल जलमग्न हो जाते हैं। तैयार भी फसल है तो जलमग्न होकर सारे फसल क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसा फसलों या ऐसे प्रजातियों के पौधे का विकास करना होगा जिसे जलमग्न क्षेत्र में भी पैदा किया जा सके। जैसे उत्तरी बिहार में कुछ जिलों में किसान धान की एक ऐसी प्रजाति उत्पन्न करते हैं जो जलमग्न क्षेत्र में पैदा होती है और किसान नाव पर जाकर फसल कटाई का काम करते हैं।
कह रहा है यही होता है कि कोई नदी वाला क्षेत्र में क्या हो गया, यहाँ पर क्षेत्र नदी वाला क्षेत्र, यहाँ पर खेत है, पानी भर गया, अब पानी भर गया, धान की खेती है तो क्या करेगा, उसे कटाव करेगा, काट काट के ले जाके ऊंचे स्थान पर इसको रखेगा, सूखने के लिए देगा, क्योंकि धान को पत्त नहीं लगता, उस तरीके से पात को बिछाएगा काट काट के। तो बहुत मुश्किल वाला सामना है कि नहीं, यानी कि बहुत परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ वाला काम हो जाते हैं। कटाई में किसानों को कटाई नाव द्वारा कटाई करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसानों को नाव पर चढ़ के फसल को ऊपरी वाले भाग को काट लिया जाता है। कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थान स्थान पर खाद्यान्न बैंक, फूड ग्रेन बैंक का भी विकास होना चाहिए, इसके अलावा की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। यही कारण है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थान स्थान पर यानी कि जगह जगह पर खाद्य बैंक यानी फूड ग्रेन का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जहां इसके अकाल की स्थिति पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जा सके। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित किए। अगर देखा जाए तो 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने निर्धारित किए, 3 आयाम को निर्धारित किए। पहला त्वरित, दूसरा अल्पकालीन, तीसरा दीर्घकालीन, चौथा तीनकालीन। 3 को निर्धारित किया गया था। पहला त्वरित, दूसरा अल्पकालीन, तीसरा दीर्घकालीन कार्रवाई। इससे समस्याओं के समाधान हेतु प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और इससे कार्यान्वयन में आसानी होता है। ये कारण है कि इस समस्याओं को निदान के लिए हेतु प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि सबसे पहले ये अल्प त्वरित आया, उसको तुरंत एकदम क्या सबसे पहले इसको प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को तुरंत सुविधा मुहैया करा जाए। उसके बाद अल्पकालीन वाला भी, दीर्घकालीन वाला भी, इस सारे चीज़ों को जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करा जाए। तीनों कालीन को बाढ़ नियंत्रित एरिया को, तीनों एरिया को अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी सामान को मुहैया कराया जाए, जिससे जान माल की क्षति कम से कम हो सके। अब हम लोग बाढ़ के बारे में समझ किए, अब हम सुखाड़ के बारे में पढ़ना जानते हैं। हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ें, बाढ़ के बारे में पढ़ें और सुखाड़ के बारे में पढ़ें। इसको सेपरेट अलग अलग खंड में बाढ़ के बारे में पढ़े थे, सुखाड़ के, और यहाँ पर बचाव का सिर्फ यहाँ पर अस्तित्व दिया कि किस तरीके से हम इसे बचा सकते हैं या बचाया जा सकता है। करा सुखाड़ अचानक नहीं होता है, यह संकेत देकर आता है, किंतु इसके अंत की अवधि निश्चित नहीं होता है। सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं। देखा जाए सुखाड़ अचानक नहीं आता है। सुखाड़ अचानक जिस तरह से बाढ़ अचानक आ जाता है, भूकंप अचानक आ जाता है, उस प्रकार से सुखाड़ अचानक नहीं आता है, किंतु अंत की अवधि निश्चित होती है। इसकी आने की स्थिति होता है, अवधि जो होता है, जो समय काल होता है, जो कहते हैं टाइम पीरियड होता है, जो निश्चित होता है। सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे समान सुखाड़ जो नॉर्मल आते रहता है, कृषि सुखाड़ जो सबसे ज़्यादा होते रहता है, मौसमी सुखाड़। ये 3 प्रकार के सुखाड़ होते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कृषि सुखाड़ को माना जाता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक हो चाहिए कृषि सुखाड़। कौन सुखाड़? कृषि सुखाड़। सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा को विभिन्न विधियों को अपनाकर इसकी विभीषिका को कम किया जा सकता है, जैसे जल संसाधन, वैज्ञानिक विकास और प्रबंधन द्वारा जल की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्योंकि सुखाड़ के समय जल के अभाव में से न केवल मिट्टी की नमी प्राप्त हो जाती है, बल्कि सभी प्राणियों को जान तक बचाना मुश्किल हो जाता है। जल सुखाड़ से होता है खतरा। कृषि सुखाड़ से क्या होता है? कृषि खेत में होता है। खेत में बहुत सारे जीव जंतु प्राणी रहते हैं, यहाँ पर फसल भी उपजाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, और ज़मीन के नीचे भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जैसे केचुआ रहते हैं और बहुत सारे मेढक रहते हैं, बहुत सारे प्राणी रहते हैं। जल सुखाड़ हो जाएगा तो इसके नीचे वाला जमीन मिट्टी भी होता है, क्या सुखाड़ आ गया, कृषि सुखाड़, तो फसल खत्म हो जाएगा। फसल खत्म होगा कब? क्योंकि नीचे वाला मिट्टी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, नमी की मात्रा खत्म हो गया। इसमें रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाते हैं, मर जाएंगे। और ज़्यादा सुखाड़ आएगा, इसके नीचे वाले भाग भी सूख जाएंगे, उसमें भी रहने वाले जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाएंगे। तो कह सकता है कि सबसे भयानक सुखाड़ होता है जो कृषि सुखाड़ होता है, क्योंकि इसमें रहने वाले मिट्टी में नमी समाप्त हो जाने के कारण इसमें रहने वाले सभी, इसके ऊपर रहने वाले जीव जंतु और इसके नीचे रहने वाले जीव जंतु को बहुत नुकसान होता है, यानी कि जान माल की क्षति अत्यधिक होती है। जल विभाजन के विकास की योजना ऐसी स्थिति में बहुत सहायक होता है। अब अगर जल विभाजन का योजना बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में बहुत हेल्प यानी कि मदद करता है। जैसे जल विभाजन क्षेत्र क्या है, जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जल विभाजन क्षेत्र के बारे में समझेंगे। जल विभाजन क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां पानी एक समान बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। जहां पानी एक ऐसे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, समान बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। सूखे के
दुष्प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से मृदा और जल संरक्षण के सभी प्रकार के उपाय किए जाते हैं। अगर देखा जाए सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी समुदायों के सहयोग से मृदा और जल संरक्षण के सभी प्रकार के उपायों को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अगर जल क्षेत्र विभोजित है, यानी कहने का मतलब जल विभाजन क्षेत्र है कि किस प्रकार से जल को इकट्ठा करके रखना है, कौन कौन से क्षेत्र में रखना, जिससे आने वाले समय को, या कह सकते हैं वहाँ सुखाड़ में आने वाले समय के इस जल का उपयोग करके सुखाड़ को कम से कम सुखाड़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस नीति को अपनाने से इन क्षेत्रों में मृदा, पेड़ पौधे, पानी तथा अन्य संसाधनों का प्रभावी प्रबंध में मदद मिलता है। अगर इन नीतियों को अपनाया जाए, इन नीतियों को अपना लिया जाए तो जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जो सुखाड़ आने के कारण सिर्फ फसल ही नहीं सूखते, उसके आसपास जो भी खेत में पौधे रहते, पेड़ पौधे रहते, वो भी सूख जाते हैं। इस सारे सूखे हुए पेड़ पौधे को क्या मिलता है, सहायता मिलता है, या कह सकते हैं प्रभावित होने से बच सकता है, या सूखने से बच सकता है, कह सकते हैं हम लोग। इन जल विभाजन क्षेत्रों में भीतर दुर्लभ जल स्रोत से के संरक्षण तथा मृदा और पेड़ पौधे के प्रबंधन में सुधार लाकर प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करते हुए उच्चतर कृषि उत्पादन के अनुकूल स्थितियों तैयार किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, विभाजन क्षेत्र में बदल जाता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में कि जहाँ कम पानी लगता है, कहीं ज़्यादा पानी का उपयोग होता है कृषि में, कहीं उससे भी कम होता है। इस सभी क्षेत्रों को बांट दिया जाता है मिट्टी के प्रकार से कि कौन सा मिट्टी है जो जल शोधन क्षमता ज़्यादा है, कोई मिट्टी में जल शोधन क्षमता कम होता है। जैसे चिकनी मिट्टी में जल शोधन क्षमता कम होती है और बलुई मिट्टी में जल का शोधन का क्षमता क्या होता है, अत्यधिक होता है। जल्दी से जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है। इस प्रकार से कह सकते हैं इन स्रोतों में संरक्षण में मिट्टियों में पेड़ पौधे को प्रबंध को सुधार लाना चाहते हैं, उच्च कृषि उत्पादन में अनुकूल बनाया जा सकता है। यही कारण है कि जब अगर जल संरक्षण करके खेतों को सिंचाई करेंगे तो फसल सुखाड़ यानी कि कृषि सुखाड़ आने से हम बचा सकते हैं और फसलों को अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण किसानों का हाल और अच्छे हो सकते हैं। कह रहा है मिट्टी में उपलब्ध नमी के संरक्षण के लिए तथा तेज धूप से बचाने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। अगर देखा जाए मिट्टी में उपलब्ध नमी को संरक्षण के लिए तथा तेज धूप में बचाने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। इस आवरण से मिट्टी में नमी के अभाव से ही कृषि सुखाड़ होता है। अब मिट्टी में नमी का अभाव हो गया तो कौन सुखाड़ के अंतर्गत आ जाएगा, कृषि सुखाड़ के अंतर्गत आ जाएगा। नदियों के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षारोपण से भी बादल आकर्षित होते हैं और मौसम से कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। इस इलाकों में जहाँ सुखाड़ ज़्यादा आता है वहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, पौधे लगाए जाए, जिस कारण क्या होता है पेड़ क्या करता है, वृक्षारोपण क्या होता है, वृक्ष क्या करता है, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बादल को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो अच्छी वर्षा करा पाएगा, अच्छी वर्षा करा पाएगा तो नदी तालाब झील कुएं नहर में पानी इकट्ठा हो जाएंगे और वहाँ वाले क्षेत्र में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी, जिसके कारण सुखाड़ होने से हम लोग बच सकते हैं, उस इलाकों में सुखाड़ आने से बच सकता है। यानी कह सकते हैं सुखाड़ आने के लिए बचने की एक उपाय और सुलभ उपाय है वृक्षारोपण करना, यानी पेड़ पौधे लगाना। कुछ फसलें ऐसी भी होती है जिन्हें अधिक किया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, कुछ फसलें ऐसी भी होती है जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है या बहुत कम जल में फसल पैदा हो जाती है। ये फसल सूखाग्रस्त क्षेत्र में या जहां सूखे की बारंबारता अधिक है वहां लगाने जा सकती है, जैसे मशरूम, औषधि पौधे, नागफनी, ज्वार, बाजरा इत्यादि। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको जल शोधन क्षमता कम होती है, यानी कि बिना कम ही जल में इसका उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे पौधे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लगाना चाहिए, जैसे मशरूम की खेती करना चाहिए, औषधि की खेती करना चाहिए, नागफनी की खेती करना चाहिए, ज्वार की खेती और बाजरा की खेती करना चाहिए, क्योंकि कम पानी के बावजूद भी यहाँ फसल की यानी कि कहने का मतलब कृषि किया जा सकता है और कम क्षति पहुँच सकता है, यानी कहने का मतलब पूर्ण रूप से कृषि किया जा सकता है। इसमें कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं होती है। सिंचाई को विकसित कर सूखा से बचा जा सकता है। अगर देखा जाए सिंचाई को विकसित किया जाए तो सूखा से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। हमारे देश में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में सिंचाई सुविधा के कारण ही अर्ध सूखा प्रदेश होने के बावजूद देश के अन्न भंडार बनाया गया है। ऐसे किया जाए हमारे देश में देखा जाए तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में सूखाई ज़्यादा होता था। सिंचाई की सुविधा का कारण ही यहाँ के
अर्ध सूख प्रदेश है। अर्ध सूख प्रदेश मतलब कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा होते, ज़्यादा सूखा नहीं होते, इसके कारण यहाँ पर बावजूद भी यहाँ अन्न भंडार बनाए गए हैं, यानी कि ज़्यादा सूखा आने के बावजूद भी अन्न भंडार बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है और अनाज को रखना अनिवार्य है। जिस बार से फसल का उत्पादन कम होगी उस वर्ष क्या किया जाएगा, फसल को भंडारण करके रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले जब खेती नहीं होगी, फसल सुखाड़ हो जाएगा, तो आने वाले समय में उस समय फसल को क्या किया जाए, बचाया जाए या रखा जा सके और उसे उपयोग, खाने के उपयोग में हम ला सकें। सुखाड़ से प्रभावित को कम करने के लिए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में दुग्ध उद्योग की विकसित किया गया है। इसी को कम करने के लिए कौन उद्योग, दूध उद्योग को विकसित किया गया है। कृषि प्रधान देश में सुखाड़ पड़ने से कृषि या तो फसल लगा ही नहीं पाते हैं या फिर हुई फसल को सूख जाते हैं। कृषि, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण क्या होता है, फसल लगता है तो या तो फसल सूख जाएगा बाढ़ सुखाड़ के कारण, या तो फसल लगा ही नहीं पाए। इसलिए कौन सा कृषि को उत्पादन किया, दूध उद्योग को विकसित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में जीविका को कोई विकल्प नहीं रह पाता। जब कृषि हो नहीं करेगा तो जो किसान लोग हैं किस तरीके से अपना जीविका को वाहन कर सकते हैं, अपना जिंदगी को किस तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। इसके बचाने के लिए चारागाह का विकसित सुखाड़ की स्थिति में भी संभव है। इसके दूध उद्योग का विकास का महत्वपूर्ण विकल्प है। अगर सुखाड़ आता है, कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं, तो पशुओं को पालन किया जाएगा, चारागाह क्षेत्र बनाया जाएगा जिसमें लोग पशुओं को चराएंगे और उससे दूध निकाल कर दूध को बेचेंगे और दूध से बेचे हुए पैसे से जो कुछ पैसा आएगा उससे अपना जीवन को क्या करेंगे, निर्वाहन करेंगे। सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों को लगाकर कृषि के असफल होने की भरपाई हो सकती है तथा खुशहाली कायम रह सकता है। अगर देखा जाए तो सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आधारित लगाकर, कृषि आधारित उद्योग को लगाकर सफल किया जा सकता है, भरपाई किया जा सकता है। जो सुखाड़ आएगा, जो सुखाड़ से जो नुकसान होगा उस नुकसान को भरपाई किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में प्रायः सूखा पड़ता रहता है उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि पद्धति अपनाया जाना अधिक लाभप्रद होता है। अगर देखा जाए जिन क्षेत्रों में प्रायः सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि पद्धति अपनाया जा सकता है। अगर देखा जाए उन क्षेत्रों में कृषि में अपनाया जा सकता है। शुष्क कृषि पद्धति की निम्नलिखित विधियां हैं। कौन पद्धति, शुष्क कृषि की पद्धति की निम्नलिखित विधियां। पहला विधि, खेतों की गहरी जुताई, ताकि देखा जाए तो खेतों की गहरी जुताई होना चाहिए ताकि नीचे के नमी युक्त मिट्टी ऊपर आ जाए। अगर जहाँ जिस इलाका में सुखाड़ पड़ता है उसको गहरी जुताई होना चाहिए, नीचे से मट्टी कबाड़ को ऊपर लाना चाहिए। जो नमी युक्त मिट्टी है जो कहाँ चला जाए, ऊपर चला है, जिसके कारण क्या हो कि खेती करने में नमी युक्त में आसानी हो और उससे फसल बोया जाए और फसल का जो अंकुरन हो, और फसल का अंकुरन होने के बाद किसी न किसी प्रकार से हम उसे सिंचाई एक आध बार कर देंगे तो फसल उत्पादन हो सकता है। ऐसे फसलों की बुआई जो सूखे को अधिक सहन करने की क्षमता रखता है। और ऐसा जुताई तो भी क्या होना, सबसे पहले जुताई गहरा होना चाहिए। और ऐसा फसल को उपजाना है जो कम पानी में भी उपज सके, यानी कि सुखाई कम पानी रहे उसके बावजूद भी फसल का पैदावार अच्छा से हो सके। समस्याओं सिंचाई विधि के स्थान पर ड्रिप तथा छिड़काव विधि से सिंचाई करना चाहिए। अगर देखा जाए समान सिंचाई विधियों के स्थान पर ड्रिप तथा छिड़काव विधियों से सिंचाई करना आसानी होता है। ऐसे बीज का प्रयोग जो कम समय में फसलों का उत्पादन करता है, और ऐसा बीज का प्रयोग करना चाहिए जो कम समय में फसलों का क्या करता है, उत्पादन करता है। कम ही समय का, ज़्यादा समय नहीं लगे और कम समय में फसल का उत्पादन हो जाए, ऐसा बीज लगाना चाहिए। जब वर्षा होती है तब उसके जल का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। जब वर्षा होती है उसको गड्ढा खन के पक्का प्लास्टर करके उसमें पानी डाल दीजिए, उस वर्षा का जल इकट्ठे रहे, क्योंकि जब सुखाड़ क्षेत्र आएगा तब पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो इसी पानी को निकाल कर क्या कर सकते हैं, सिंचाई के रूप में ला सकते हैं। छोटे छोटे बांध तथा जलाशय का निर्माण तथा ऐसे नहरों का निर्माण जिसके तल में कंक्रीट बिछा हो, इससे जल के रिसाव को रोका जा सकता है। अब ऐसे छोटे छोटे बांध का तथा जलाशय का निर्माण तथा ऐसे नहरों का निर्माण जिसके तल में कंक्रीट बिछा हुआ, यदि अभी बताएं आपको नीचे में क्या हो, पक्का प्लास्टर का कंक्रीट, बिल्कुल जो पक्का प्लास्टर करके पानी को इकट्ठा रखिए और हौदा जैसा बना के इसको पानी का उपयोग कर सकते हैं। ढाल के समकोण पर बांध बनाया तथा खेती के सीढ़ीनुमा बनाकर जिससे अधिक से अधिक उपयोग लिया जाए। और खेती को क्या समकोणिक बनाया जाए, समकोण की तरह इस तरीक़े से खेती किया जाए, समकोण करने वाले इस तरीक़े से ढलाव बना जाए, इस पर सीढ़ी बना दिया जाए, सीढ़ी जैसा बना जाए, खेती को चौला करके जिससे पानी इधर आए अटक के इधर ज़्यादा पानी वही नीचे चला जाए। इस प्रकार से सभी भूमि क्या हो जाए, नमी युक्त हो जाए सभी ज़मीन को, यहाँ पर कृषि को आसानी से कर सकते हैं हम लोग।
यह एक सत्य है कि प्राकृतिक आपदाओं को घटित होने से हम और आप रोक नहीं सकते हैं। यह बात सत्य है कि प्राकृतिक घटनाओं को रोकने से हम आप नहीं रोक सकते। ये घटना होगा तो होगा, हम सिर्फ पूर्व से सतर्क रह सकते हो। हम इस घटना आने से पहले हम लोग क्या रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। यह अस्तित्व से संबंधित कार्य को करते हुए बहुत हद तक इसकी तबाही से बचा जा सकता है। यही कारण है कि इसके तबाही से क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक हम बच सकते हैं। ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से इसकी तबाही से हम लोग बच जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक बच सकते हैं। आपने पूर्व में ही आपदाओं को संदर्भ में बताए गए तरीकों का अध्ययन किया होगा। पहले ही आपदाओं को आने वाले बताए गए तरीकों को हम बताएं कि किस तरीके से आपदा आता है और उसको किस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं आपदाओं से। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए कुछ बात समान रूप से उपयोगी होता है। और किसी भी प्रकार के आपदाएं कुछ बात जो होते हैं समान रूप से हर एक पर आपदाएं में काम आते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी और उससे होने वाली विषमताओं को प्रति जन साधारण को जागृत करना। जैसे में क्या कि प्राकृतिक आपदाओं से आने वाली जानकारी मिलने के लिए और प्राकृतिक आपदा से आने से पहले जानकारी हमको अगर मिल जाएगा और उसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, तो हम लोग जागृत अगर रहेंगे तो हम लोग कम से कम प्राकृतिक आपदाओं से हम नुकसान पहुंचा पाएगा। हमको शिक्षित करना एवं आपदा शिक्षा के मुख्य धारा को जोड़ना, इसके लिए पूर्व नियोजन योजनाओं को व्यवहारिक रूप से देना आवश्यक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा देखा गया है कि जहां पूर्व नियोजन योजनाएं नहीं है, यहां योजनाएं अपर्याप्त है, वहां आपदा से अधिक हानि होता है। अगर देखा जाए जहां पूर्व नियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं जो प्रभावित नहीं है, पहले से जो योजना बनाया गया वो कोई काम लायक नहीं है, उस योजनाओं को ख़त्म करके नया योजना लाना चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रूप पर लाना चाहिए, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल पाए, अधिक से अधिक सहायता मिल पाए, अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो पाएँ इन लोगों के बारे में, भूकंप के बारे में, आपदाएँ के बारे में। बोल सर हमके क्या कौन वाली डिबिया, तब भू पिंक वाली नहीं, बैगनी वाली डिबिया। क्रियाकलाप, आप अपने मोहल्ले या गांव में शिक्षक के साथ एक सभा आयोजित कीजिए और आम लोगों को बताइए कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मिलजुल कर उसका सामना करना चाहिए और इसमें विपत्ति में बर्बादी कम होगी। आप क्या कीजिए, अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कीजिए या आसपास के लोगों को जैसे देख सकते हैं कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में अपने शिक्षक से मिलकर कीजिए और वार्तालाप कीजिए और सभी को बताएं कि प्राकृतिक आपदा आएगा तो किस तरीके से हम इस सारी चीज़ों के बारे में क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं और कम से कम विपत्ति में कम से कम बर्बादी हो सकता है। आपदा मानचित्र भी यह संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानचित्र निर्माण के लिए धरातल पर उपलब्ध सूचनाएं सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसको सहायक से होता है, जैसे क्या जीएस से होता है। करा क्या जी, हम लोग आपदा को मानचित्र में भी हम लोग को जानना जरूरी है कि किस प्रकार से कौन सा मानचित्र में कैसा लिखा हुआ उस इलाके में आपदा आता है। हर एक चीज़ तो संभव नहीं हम तो लेकिन मैप ला के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैप में अगर दिया जाएगा आपदा क्या कौन एरिया में आपदा ज़्यादा आते हैं तो हमको समझने और जानने में और आसानी होगा। यह अस्तित्व की सफलता आपसी सहयोग, गैर सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, होम गार्ड, नेहरू युवा केंद्र, ये सारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संस्थाएं जिसके द्वारा ये संगठित है, जो जिसके द्वारा सेवा हम लोग को सेवा दिया जाता है, होम गार्ड, नेहरू युवा केंद्र आदि। राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करता है। ये सारे चीज़ किसके सहयोग पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है। अगर राज्य की सरकार अगर सहमत रहे तो इस सारे होम गार्ड को बना सकता है, नेहरू युवा केंद्र को बना सकता है, राष्ट्रीय सेवा योजना हो सकता है, जिसके द्वारा लोग प्रशिक्षित हो सकते हैं और लोगों की जागरूकता अधिक से अधिक हो पाए। इन संगठनों के लिए सहयोग से पंचायत और ग्रामवासियों स्वयं सह अस्तित्व की योजनाएं बन सकती है। इस पंचायत से क्या होता है, इस वासियों से द्वारा क्या हो सकता है, सह अस्तित्व की योजनाएं बन सकती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक आकस्मिक स्थिति में आपदा प्रभावित लोगों के लिए जीवन रक्षक हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के राष्ट्रीय के अनुसार योजना के स्वयं सेवक आकस्मिक स्थिति में आपदा प्रभावित हो सकते हैं, जिसके जीवन रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्थानीय अस्पताल में पीड़ितों की सहायता करते हुए एनसीसी के कैंडिडेट, एनसीसी के लोग भी, जब आप लोग स्कूल में भी एनसीसी करवाया जाता होगा तो एनसीसी के कैंडिडेट को क्या राहत में जब पीड़ित आता है, जब आकस्मिक घटना आते हैं, प्राकृतिक आपदा आते हैं, उस समय में जो होते हैं एनसीसी के लोग भी मदद करने के लिए आगे बढ़ चल के आते हैं। तो एनसीसी में कब आएंगे, जब इनको प्रशिक्षित किया जाएगा तब।
अतः आपदा के मध्य सह अस्तित्व की नियति ही आपदा के मध्य जीने की कला और रोमांच उत्पन्न करती है। अगर देखा जाए तो आपदा से हम लोग आपदा के बारे में जानेंगे, आपदा के साथ चलेंगे तो उसी का रणनीति हमको जीने की कला बताती है और रोमांच उत्पन्न करती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पार्ट 2 था, पूरा हो गया द एंड। पिक्चर में जैसे देते हैं क्या, द एंड हो गया। किसका द एंड हो गया, ज्योग्राफी क्लास 10th का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चनों को आप करके नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि आप जो पढ़े हैं उसको समझ में आपको आया है या नहीं आया। अंत में मैं आपको यह कहूँगा द एंड, ज्योग्राफी का द एंड। आगे से हम लोग अगला चैप्टर के जो पढ़ा रहे हैं उसकी इसी प्रकार से सारा SST का पूरा हम संपूर्ण व्याख्या आपको पास करेंगे। प्लेलिस्ट से आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।